हेलो दोस्तों। देखिए यार, हमारी पीवाई की सीरीज़ का आज हम यहाँ पे 8वां एपिसोड चालू कर रहे हैं। इसके पहले हमने यहाँ पे 7 सेशन यहाँ पे किए हैं। जो अभी तक नहीं देखा है जा करके देखें, और बहुत ज़्यादा आपको ट्रेमेंडस हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से, क्योंकि हम पीवाईक्यू से यहाँ पे इसके साथ साथ हम यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको देते हैं, जिसके थ्रू आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए दूर वाले स्थान पर पानी वितरित करने में उपयोग की जाने वाली कुछ मानव निर्मित संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पानी है, इसके दूर यहाँ पे अगर कुछ ले जाना है, तो हमने आज तक सुना होगा, उसको सेतु बोलते हैं। वैसे भी एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने के लिए हम सेतु का यूज करते हैं। आपने बहुत सारा सुना होगा। जैसे अभी पंबन सेतु की स्थापना की गई है, जो कि एक वर्टिकल सेतु है, वर्टिकल ब्रिज है, जो कि ये कहाँ पे की गई है, ये अभी तमिलनाडु में की गई है। करंट अफेयर का भी सवाल हो सकता है आपके। ठीक है, तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई है। तो ये एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ता है। तो सीधी सी बात है, तो जल को पहुंचाने के लिए किया जाएगा, तो ये जल सेतु हो जाएगा। एकदम इसका सही आंसर यहाँ पे बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा 28 जनवरी 2024 को किस स्टेट के उप मुख्यमंत्री बने। देखिए, अभी तक हमने जितने भी सेशन किए हैं, उससे हमको ये इन्फ्लुएंस मिलता है कि यहाँ पे जो गवर्नर है, गवर्नर टॉपिक, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे सीएम, और यहाँ पे आप बोल सकते हो कि उप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हर एक स्टेट में तो उप मुख्यमंत्री होता नहीं है, लेकिन कुछ में, जैसे यूपी में भी है। ठीक है, तो जहाँ पे बनेंगे तो उप मुख्यमंत्री भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, पिछले 2 सेशन से ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जो है, इसको बिहार का उप मुख्यमंत्री इन लोगों को चुना गया था। बात करते हैं झारखंड की यार। तो झारखंड में अगर हम बात करें सीएम की, गवर्नर यही ज़्यादा पूछा जाता है हालांकि। झारखंड में सीएम जो है, उनका नाम है हेमंत सोरेन। ठीक है, हेमंत सोरेन। और जो गवर्नर हैं झारखंड के, उनका क्या नाम है, उनका नाम है संतोष गंगवार। ठीक है, संतोष गंगवार। बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है, उसकी बात करें अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है यहाँ पे ममता बनर्जी हैं, आपको पता ही होगा, ममता दीदी हैं यहाँ पे। और यहाँ के गवर्नर जो हैं, उनका नाम क्या है, उनका गवर्नर का नाम है यहाँ पे सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस। ठीक है, इसी तरीके से हम उड़ीसा की बात करें अगर हम, उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो सीएम है, उनका नाम है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नर है, उनका क्या नाम है, उड़ीसा के गवर्नर कंबमपति। कंबमपति यहाँ पे जो है, यहाँ के गवर्नर है, क्या नाम है इनका, कंबमपति हरि बाबू। ठीक है, कंबमपति हरि बाबू यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, इस तरीके से आपने देख लिया यहाँ पे किस राज्य में कौन गवर्नर है, यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री। बिहार में तो आप जानते हैं नीतीश कुमार यहाँ पे मुख्यमंत्री है, मतलब सीएम है। ठीक है, इसी तरीके से यार, मैंने पिछली क्लासेस में आपको जो पढ़ाया उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे केरला का मैंने रिवाइज कराया था आपको, मैंने आपको गोवा का बताया था, और मैंने आपको महाराष्ट्र का बताया था। तो केरला में मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराई विजयन। थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, करा देता हूँ। पिनाराई पिनाराई विजयन यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, केरला के, केरला के जो गवर्नर हैं, उनका नाम है राजेंद्र अरलेकर। राजेंद्र अरलेकर यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, ऐसे गोवा की बात करें, गोवा के सीएम कौन है, गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है गोवा के, तो वो है श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई। महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर। तो ये हमने पहले पढ़ा, इसमें मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे केवल क्वेश्चन करने नहीं आते, बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्ग बस्तर चंद्रपुर लौह अयस्क पट्टी, मतलब दुर्ग बस्तर चंद्रपुर आयरन और बेल्ट जो है, वो किस राज्य समूह में स्थित है। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में ये स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1950 में भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे। तो वो थे सुकर्नो। और सुकर्नो कहाँ के थे, सुकर्नो यहाँ पे इंडोनेशिया के थे। कहाँ के थे, इंडोनेशिया के हैं। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 में जब रिपब्लिक डे परेड हुई थी, रिपब्लिक डे पे यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में भारत कौन आया था, तो ये पूछा जा सकता है, चीफ गेस्ट के रूप में कौन आया था भारत, 2025 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चीफ गेस्ट के रूप में 2025 में भी इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति आए थे, और उनका नाम क्या था इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार, जब पहली बार भारत यहाँ पे गणतंत्र हुआ था, मतलब पहली बार गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो उस समय सुकर्णो आए थे जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और लेकिन 2025 में भी अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम था प्रबोवो शुभुआंतो, प्रबोवो शुबियांतो इनका नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं थोड़ी सी इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया के बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ी सारी बातें। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता यहाँ की राजधानी है इंडोनेशिया की। ठीक है, और इंडोनेशिया में कुछ यहाँ पे आपको द्वीप याद रखने हैं, जैसे जैसे सुमात्रा द्वीप, जैसे जावा द्वीप, जैसे बारले द्वीप, ये सब द्वीप यहाँ पे कहाँ पे हैं, तो इंडोनेशिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब रीजनल रूरल बैंक है। तो पहले मैं आरआरबी की बात कर लेता हूँ, मतलब रीजनल रूरल बैंक मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात कर लेता हूँ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो प्रथम बैंक है वो है, प्रथम बैंक ही इसका नाम था। ठीक है, पहला जो क्षेत्रीय बैंक था वो था प्रथम बैंक, इसका नाम ही प्रथम बैंक था। ठीक है, प्रथम बैंक इसका नाम ही था, और ये कहाँ पे था, तो यूपी में था। ठीक है, यूपी में था ये प्रथम बैंक, पहली बार 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं बंधन बैंक की यार। बंधन बैंक जो है इसकी स्थापना 2015 में की गई थी, 23 अगस्त 2015 की स्थापना में बंधन बैंक की स्थापना की गई थी। और बंधन बैंक का जो मुख्यालय है, मतलब हेड क्वार्टर की बात करें तो ये कोलकाता में है। इसको कलकत्ता बोलते हैं, तो कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। और इसकी टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन, इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन है सबकी, आपका भला सबकी भलाई। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या है, आपका भला सबकी भलाई, सबकी भलाई। ठीक है, ऐसे ही बात कर लेते हैं यहाँ पे हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2016 में किया गया था। ठीक है, और इसकी जो टैगलाइन है, जो टैगलाइन है वो इम्पोर्टेंट है। इसकी टैगलाइन जो है वो है आपके उम्मीद का खाता। टैगलाइन क्या है, आपके उम्मीद का खाता। ठीक है, टैगलाइन का मतलब जैसे नारा होता है। ठीक है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत के मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है, तो ये छऊ है। छऊ जो है इन तीनों राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये नृत्य किया जाता है। कथक कहाँ से संबंधित है, तो कथक जो है ये हर बार मैं आपको बताया हूँ केरल से संबंधित है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, और केरल से एक और है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। क्या नाम है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, ऐसे ही बात करें अगर हम कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सब नृत्य आपको याद रखने हैं ऐसे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य के सुलू राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो मैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको बहुत डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ वैसे तो, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। विजयनगर साम्राज्य जो था वो 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक चला था पहले तो। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। जैसे अपना, अगर हम बात करें, ये इंडिया है अगर, तो आप जानते हो कि यहाँ पे इस वाले एरिया में विजयनगर साम्राज्य था यहाँ पे, और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बहमनी साम्राज्य था। तो हमको इस वाले पे ध्यान देना है क्योंकि हमको विजयनगर साम्राज्य की बात करनी है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य था, और विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे 1336 से 1485 तक यहाँ पे शासन किया था। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 वंश थे। कौन कौन वंश थे वो, संगम वंश था, ये संगम नहीं यार, संगम वंश। ठीक है, संगम वंश, आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे सुलू वंश आता है, संगम वंश, सुलू वंश, फिर आप देखेंगे तुलु वंश आता है, तुलु वंश, और उसके बाद आप देखेंगे
अरविड़ वंश, अरविड़ वंश। ठीक है। संगम वंश की स्थापना कौन किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था। वैसे तो अगर हम विजयनगर साम्राज्य की बात करें, कौन स्थापना किया था, तो उसका नाम था हरिहर और बुक्का भाई, दो भाई थे। इन्होंने मिलकर के यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, हरिहर और बुक्का। सुलू वंश की स्थापना किसने किया था? तो नरसिंह देव फर्स्ट ने किया था। नरसिंह देव फर्स्ट ने यहाँ पे किया था। और अगर आपसे कोई पूछे कि तुलु वंश की स्थापना किसने किया था, तो वीर नरसिंह देव आपको याद रखना है। इसमें वीर लगा देना है, नरसिंह में यहाँ पे वीर लगा देना है, वीर नरसिंह देव, वीर नरसिंह देव। ठीक है। और अरविड़ु जो वंश था, इसकी स्थापना तिरुमल ने किया था। किसने किया था? तिरुमल ने किया था। देखिए जो ये राइटिंग यहाँ पे गड़बड़ है, वैसे तो मैं आपको फिर से डिटेल में बता दे रहा हूँ, मतलब एक बार आपको मैं क्लैरिफाई कर दूँ यहाँ पे। ये वाला जो था, ग्रीन से ले लेता हूँ, ये वाला जो एरिया था इंडिया में, ये अपना विजयनगर साम्राज्य होता है। ये 1336 से 1485 ईस्वी तक ये शासन किए थे। इसके अंतर्गत 4 यहाँ पे वंश आते हैं, जिनका नाम है संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरविड़ु वंश। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का, मतलब अगर आपसे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना पूछा जाए तो अब भी आप बताएंगे हरिहर बुक्का ने किया था। सुलु वंश की स्थापना नरसिंह देव फर्स्ट ने किया था। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। और अरविड़ु वंश का स्थापना यहाँ पे तिरुमल ने यहाँ पे किया था। ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सुलू राजवंश की स्थापना पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नरसिंह देव राय यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए मैंने आपको जो एक बताया इसी में तुलु वंश, जिसकी स्थापना किसने किया? तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह देव ने किया था। तो उसी से संबंधित उसके एक महान यहाँ पे शासक कृष्णदेव राय भी थे, कृष्णदेव राय। ठीक है। इन्होंने नागपट्टनम करके कोई शहर था, उसकी भी स्थापना किया था। ठीक है। नागपट्टनम करके। ठीक है। और आपको पता ही है। आगे चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में सरकार के संसदीय स्वरूप का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म का प्रावधान है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74 और 75, 74 एंड 75। ठीक है। देखिए मैं आपको हर एक अनुच्छेद के बारे में बता देता हूँ। अनुच्छेद 74 क्या कहता है, आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ बस केवल। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत क्या है कि यहाँ पे एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मतलब मंत्री परिषद समूह होगा, जिसके हेड कौन होंगे? जिसके हेड होंगे पीएम, मतलब प्रधानमंत्री होंगे। और ये क्या करेगा? ये प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं उनकी यहाँ पे, उनको यहाँ पे क्या करेगा? उनको गाइड करेगा, या आप बोल सकते हो कि उनको सलाह देगा। ठीक है। तो ये आर्टिकल 74 कहता है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ये लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? कई बार क्वेश्चन पूछा है कि किसके प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब यहाँ पे क्या है? हिंदी में इसको मंत्री परिषद बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं। तो मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये दोनों ही यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 79 की बात कर दूँ अगर मैं आपसे, तो अनुच्छेद 79 जो है ये पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है। कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंट किन किन से मिलकर के बना है। पार्लियामेंट हिंदी में इसको संसद बोलते हैं, जिन लोगों को कन्फ्यूजन है बता दे रहा हूँ, संसद इसको बोलते हैं। संसद यहाँ पे देखिए, एक तो राज्यसभा से मिलकर के बना है। ठीक है। राज्यसभा, फिर यहाँ पे आप बात करेंगे लोकसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के कौन बनता है? संसद बनता है, पार्लियामेंट बनता है। और ये कहाँ पे लिखा है? तो अनुच्छेद 79 में ये लिखा हुआ है। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया अनुच्छेद 79 के बारे में। बात करते हैं अनुच्छेद 80 के बारे में। अनुच्छेद 80 जो है ये राज्यसभा के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? तो ये राज्यसभा के बारे में बात करता है। ठीक है। देखिए हम जानते हैं हमारे संसद में दो सदन है, एक राज्यसभा और एक क्या है? लोकसभा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा के बारे में बात करता है। मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। एक होता है लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस मतलब उच्च सदन बोलते हैं। और लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, मतलब निम्न सदन बोलते हैं, इसको निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है, कभी भी ये भंग नहीं किया जा सकता इसको, लेकिन लोकसभा जो है इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम सीट कितने हो सकते हैं? राज्यसभा में 250, जबकि लोकसभा की बात करें तो इसमें 500 550 सीटें यहाँ पे होंगी। ठीक है। 550 सीटें। तो ये चीज़ें थी। तो
अनुच्छेद 80 मैंने बताया आपको कि राज्यसभा से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 71 और 72 की बात कर लें। अनुच्छेद 72 जो है ये प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट मतलब जो राष्ट्रपति होता है, उसको यहाँ पे कुछ शक्तियाँ दी गई हैं। उसको शक्तियाँ मतलब पाल्टन करने की शक्ति है। पाल्टन मतलब अगर कोई आपको यहाँ पे सज़ा दिया गया है तो आप उसको माफ़ करने का, रिप्रीव करने की शक्ति यहाँ पे दी गई है। रेमिट करने की शक्ति मतलब आपको कुछ आपके सज़ा में कंसेशन दिया जाएगा, मतलब जैसे आपको 10 साल की सज़ा मिली है तो आपको 7 साल की सज़ा कर दिया जाएगा। ये किसके अधिकार में आता है? ये प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के अधिकार में आता है। और प्रेसिडेंट में ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 72 है। ठीक है, अनुच्छेद 72। पार्डन मतलब होता है माफ़ करना ना, मतलब सज़ा को कम करना, माफ़ करना। तो ये अनुच्छेद 72 में है। और ऐसी यही सेम जो है अधिकार राज्यपाल को भी है। राज्यपाल भी कर सकता है, लेकिन वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो होता है 161। वो अनुच्छेद 161 होता है। लेकिन अंतर क्या होता है कि जो डेथ सेंटेंस होता है, डेथ सेंटेंस मतलब मृत्युदंड जो होता है, अगर आपसे पूछा जाए इसको कौन माफ़ कर सकता है, तो इसको केवल और केवल प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है, राज्यपाल इसको माफ़ नहीं कर सकता। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 72 हो गया। अनुच्छेद 71 क्या कहता है? और अनुच्छेद 76 पहले आपको बता दूं, अनुच्छेद 76 क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है ये अनुच्छेद 76। ठीक है, चलो यार, और आप देख लेना। अनुच्छेद 71 में आपको बता ही दे रहा हूँ क्या कहता है। कहता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के अगर जो इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन मतलब चुनाव, अगर इन चुनाव से संबंधित कोई भी डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट मतलब कोई विवाद होता है, तो उसका फाइनल डिसीजन कौन करेगा? तो उसका फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करेगा। ऐसा अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 71 में यही सब बातें यहाँ पे हैं। तो हर एक अनुच्छेद के बारे में मैंने बताने का ट्राई किया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है 2022 में सोनू निगम को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये है, देखिए सोनू निगम आपको पता ही होगा यार, ये म्यूजिक से संबंधित है ना। म्यूजिक, डांस, ये सब किस में आता है? ये सब कला में आता है। तो ये कला संबंध बहुत ही आसान क्वेश्चन था वैसे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, इस साल टोटल 2025 के आपको मैंने एक बार पढ़ाया है ना कि कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? ठीक है, पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है? पद्मश्री और पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है? ठीक है, तो इसमें पद्म विभूषण मैंने आपको कई सारे लोगों को बताया था। जैसे मैंने आपको बताया था शारदा सिन्हा को दिया गया है, शारदा सिन्हा को दिया गया है। कुमुदिनी लाखिया को दिया गया है, कुमुदिनी लाखिया को दिया गया है ना। और शारदा सिन्हा को ही क्या बोलते हैं? बिहार कोकिला के नाम से सब जानते हैं ना। कुमुदिनी लाखिया को भी दिया गया है। इन दोनों को पोस्टुमसली मतलब मरने के बाद पद्म विभूषण दिया गया। 2025 की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने पिछले वीडियो में रिवाइज भी कराया, तो आप जा सकते हो, सॉरी, वहाँ पे कर भी सकते हैं रिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में खरीफ मौसम में उगाई जाती है? तो ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। एक होता है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल, और एक होती है जायद की फसल। मैंने कई बार आपको बताया है, जो रेगुलर वीडियो देख रहा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। खरीफ की फसल जो होती है, खरीफ की फसल, सॉरी यार, सॉरी, मैं आपको फिर से लिख देता हूँ। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल आप देखेंगे तो जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है। और काटी कब जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और खरीफ की फसल में आएगा कौन कौन से? जैसे आप देखेंगे मक्का आएगी, मक्का, ज्वार, चावल। ठीक है, ये सब खरीफ की फसल में आएगा। रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। देखिए जैसे ही खरीफ की फसल कटती है, आप जानते हैं रबी की फसल बुआई होती है ना, कुछ ही दिनों के बाद। तो 15-20 दिन का गैप आप ले सकते हो। अक्टूबर नवंबर है, या इसको सितंबर अक्टूबर कर सकते हो, अक्टूबर नवंबर इसको कर सकते हो। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल लगाई जाती है। और इसको काटा कब जाता है? तो इसको काटा जाता है वही फरवरी मार्च में इसको काटा जाता है। फरवरी मार्च में इसकी कटाई की जाती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो इसमें आप देखेंगे सरसों आती है ना, सरसों, आलू भी इसमें आ जाता है,
गेहूँ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, गेहूँ भी आता है। और जायद कौन सी फसलें हैं जो अप्रैल के बाद बोई जाती हैं, और इसमें आप देखेंगे जितनी भी सब्जियां होती हैं, जितनी सब्जियां होती हैं जैसे खीरा, जैसे ककड़ी, जैसे तरबूज, ये सब यहाँ पे जायद की फसल में लगाया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा तीनों को क्या होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत में खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो मैंने आपको बता ही दिया यार कि जो जौ, गेहूँ, ये सब जो होते हैं ये रबी की फसल है एक्चुअली में। और सरसों भी क्या है, रबी की फसल है। खीरा तो जायद की फसल हो जाएगी, मैंने पढ़ाया ही आपको। तो सोयाबीन बचा, तो सोयाबीन किस में हो जाएगा, सोयाबीन ये खरीफ की फसल हो जाएगी। ठीक है, सोयाबीन यहाँ पे खरीफ की फसल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो गया है, बालों का रंग फीका पड़ गया, वो संभवतः किसकी कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा विटामिन की बात कर लेते हैं आज। विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है, इसको सूखा रोग भी बोलते हैं, रिकेट्स या सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ के साइंटिफिक नेम मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे विटामिन लिख रहा हूँ मैं आपको, जो विटामिन हैं, और यहाँ पे मैं साइंटिफिक नेम लिखूंगा, मतलब वैज्ञानिक नाम उनके क्या बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए जैसे है, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे तो होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सी की कमी से, और ये इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, और विटामिन विटामिन डी की कमी से तो मैंने आपको बता दिया रिकेट्स। साइंटिफिक नेम आप बताइएगा यार, ठीक है, कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि कह रहा है जो मुद्रा योजना है, इसके वितरण में पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यदि वितरण जो है 62,650 करोड़ से बढ़ करके 81,597 करोड़ तक पहुंच गया। क्वेश्चन कठिन था, इतना कोई ध्यान नहीं देता यार। 23%। मुद्रा योजना की बात करें तो ये 2015 में चालू किया गया था। ठीक है, और ये इंटरप्रेन्योर्स के लिए है, मतलब जो उद्यमी हैं उनके लिए ये योजना चालू किया गया था, जो उद्यमी लोग हैं। और इसमें 20 लाख तक के लोन की बात किया जाता है। अगर आपने जो पिछला लोन लिया है उसको टाइम पे दे दिया है तो आपको यहाँ पे सरकार 20 लाख तक यहाँ पे लोन देती है। इसके तहत यहाँ पे 4 कैटेगरी हैं, शुरू में तो 3 ही कैटेगरी थी, लेकिन अब बढ़ा के 4 कर दिया गया है। यहाँ पे शिशु आता है, शिशु के बाद आप देखेंगे, शिशु के बाद आप देखेंगे तो किशोर आता है, शिशु, किशोर, ठीक है, उसके बाद तरुण, और एक आता है तरुण प्लस। ये 4 कैटेगरी इसके अंतर्गत आती हैं। शिशु में आप देखेंगे तो 50,000 तक लोन दिया जाता है, किशोर में यहाँ पे 50,000 से 5 लाख तक लोन दिया जाता है, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक यहाँ पे लोन दिया जाता है। तरुण प्लस में 10 लाख से 20 लाख तक लोन दिया जाता है। तो ये है मुद्रा योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे कब चालू किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू किया गया था। 1919 में क्या हुआ था, 13 अप्रैल, अगर यहीं पे लिख लो आप, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1935 में क्या हुआ था, 1935 में कई सारी चीज़ें आप देखेंगे होगा। 1935 में आप पहले तो देखेंगे भारत सरकार अधिनियम आया था एक 1935 का, भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 का। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो आरबीआई की स्थापना भी 1935 में ही हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। 1920 में अगर आप बात करेंगे तो 1920 से 22 तक यहाँ पे असहयोग आंदोलन चलाया गया था, असहयोग आंदोलन यहाँ पे चलाया गया था 1920 से 1922 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। देखो मौलिक कर्तव्य से अगर आप देख रहे होंगे हर सेशन में क्वेश्चन पूछा है, हर एपिसोड में। तो अनुच्छेद जो 21 है,
वो 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है, मतलब सप्लीमेंट है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप देखेंगे जो 21 से है अनुच्छेद में, थोड़ा सा दूसरा पेन यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, जो अनुच्छेद 21 से है और जो मौलिक कर्तव्य है का 11वां मौलिक कर्तव्य है, इन दोनों को, मौलिक कर्तव्य के बारे में मैंने आपको यार हर वीडियो में लगभग बताया है, फिर बताने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता है पड़ेगी। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया, और इसके अनुसार 51 का यहाँ पे एक अनुच्छेद यहाँ पे जोड़ा गया था ना। तो यहाँ पे 21 और जो 11वां मूल कर्तव्य है, ये क्या बात करता है? पहली बात तो इन दोनों को 42वें संविधान संशोधन, सॉरी, इन दोनों को यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन 2002 को यहाँ पे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। जो 21A अनुच्छेद है और जो मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य, टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। शुरू में 10 ही थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था, तो ये दोनों साथ में ही जुड़े गए थे। ठीक है, तो 21A और 11th मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है कि जो 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 21A क्या बोलता है। 21A कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको फ्री एंड एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करना चाहिए। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कहता है कि यहाँ पे हर एक पेरेंट्स की ड्यूटी है यहाँ पे कि 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे की यहाँ पे क्या करे, देख रेख करे और उनके एजुकेशन पे ध्यान दे। ठीक है, तो ये बात हुई थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आप देखेंगे रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के अध्यक्ष थे। और एक स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष भी यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल क्या थे? प्रोविंशियल कमेटी थी एक, प्रोविंशियल कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? वो वल्लभ भाई पटेल थे। जेबी कृपलानी क्या थे? तो ये फंडामेंटल राइट्स, या ऐसे बोल लो सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स के अध्यक्ष कौन थे? तो वो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, कह रहा है मैत्रिका वंश की स्थापना भारत के किस भाग में हुई थी? तो ये पश्चिमी भाग में हुई थी। कौन सा तत्व कमरे के तापमान मतलब रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये ब्रोमीन और पारा इसका एकदम सही आंसर है। पारा को ही मरकरी बोलते हैं, मरकरी मतलब Hg, और ब्रोमीन मतलब Br, क्लोरीन मतलब Cl, हीलियम मतलब He। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये सिंबल होता है, सिंपल से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभी प्रकार के नागर मंदिर सामान्यतः किस आकार में होते हैं? तो ये आयताकार होते हैं, जिनकी छत क्या होती है? मेहराबी या वोल्टेड चैम्बर में उठी होती है। तो यार इसके पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि यहाँ पे जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर होते हैं, वो कौन से स्टाइल में होते हैं? तो वो नागरा स्टाइल में होते हैं। वो नागरा स्टाइल में होते हैं। और जो साउथ इंडिया के मंदिर होते हैं वो द्रविड़ स्टाइल में होते हैं। द्रविड़ स्टाइल में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे नॉर्थ की पहले बात करते हैं, जो नॉर्थ में नागरा स्टाइल है, मैंने आपको बताया है कि कंदरिया महादेव टेम्पल, एग्जाम्पल मैं इस वजह से बार बार वही दे रहा था ताकि आपको याद हो जाए। कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है, ये नागरा स्टाइल का एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये कंदरिया महादेव टेम्पल कौन बनवाया था? तो चंदेला वंश के यहाँ पे धंगदेव ने बनवाया था। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे कोणार्क टेम्पल जो कि सन टेम्पल या इसी को सन टेम्पल भी बोलते हैं, जो कि उड़ीसा में, इसको कौन बनवाया था? इसको किंग नरसिंह देव ने बनवाया था। ना, मैंने आपको बताया कई सारे एग्जाम्पल पहले भी। किंग नरसिंह, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ केवल, और यहाँ पे कोई एग्जाम्पल और यहाँ पे कोई भी उद्देश्य नहीं है। एक मैंने आपको बताया था जगदीश टेम्पल, ये कहाँ पे था? तो ये उदयपुर में था। और इसको कौन बनवाया था? जगत सिंह ने बनवाया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऐसे ही साउथ के कुछ टेम्पल मैंने आपको बताया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि तंजावुर में है। ऐसे मैंने आपको बताया था गंगई कोंड चोलापुरम, गंगई कोंड चोलापुरम, ये टेम्पल, ये दोनों टेम्पल यहाँ पे कौन बनवाया था? राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि चोल वंश से संबंधित थे। ना।
और आप ऐसे देखेंगे एक मंदिर है मीनाक्षी अम्मान टेम्पल। मीनाक्षी अम्मान टेम्पल, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही। मीनाक्षी अम्मान टेम्पल, इसको बनवाया था कुलशेखरा, जो कि पंड्या रूलर थे। कुलशेखरा ने बनवाया था, कुलशेखरा ने बनवाया था, जो कि पांड्या रूलर थे। ऐसे मैंने आपको बताया था विरूपाक्षा टेम्पल, ये सारे मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विरूपाक्षा टेम्पल जो है, इसको कौन बनवाया था? तो लक्कन दंडेशा ने बनवाया था। लक्कन दंडेशा ने बनवाया था इसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयताकार। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? तो वो है टैगोर रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाता। मतलब किशोर कुमार पुरस्कार, तुलसी सम्मान और देवी अहिल्याबाई पुरस्कार, ये तीनों ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरीसृपों के संदर्भ में। सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स संदर्भ में उनका हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित नहीं होता है, यानी इसमें 2 अलिंद और एक अपूर्ण रूप से विभाजित निलय होता है। कौन सा 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप का उदाहरण है? मतलब 4 चैम्बर किसमें होता है? तो ये मगरमच्छ में होता है। मानव में भी कितने चैम्बर होता है? 4 ही चैम्बर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में पहला या पहली भारतीय प्रतिनिधि थी? तो ये थे नॉर्मन प्रिचर्ड। नॉर्मन प्रिचर्ड जो थे, ये पहली यहाँ पे ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थी। 22वां क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यार ये कह रहा है कि श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी 2022 के अनुसार राज्यों को दूसरे कॉलम में दी गई उनकी बेरोजगारी दर। तो ये डाटा है, डाटा यहाँ पे याद करना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कठिन होता है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो क्योंकि केरल में सबसे कम बेरोजगारी है ना, तो इस वजह से आप अगर इतना दिमाग लगा पाते तो शायद एक का यहाँ पे पहला आंसर दे दे तो शायद सही हो जाता था। वैसे तो सब में आप देखो पहला ही दिया है, तो कठिन था क्वेश्चन यार मेरे हिसाब से तो इसका वैसे आंसर पहला हो जाएगा। मतलब ये आप यहाँ पे मिला लेना। भीष्म साहनी की आत्मकथा कौन सी है? भीष्म साहनी की आत्मकथा आज के अतीत है। आज के अतीत। अल्टीमेटम, अल्टीमेट खो खो लीग सीजन यहाँ पे 2 जो है वो प्रतियोगिता किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस ने यहाँ पे ये प्रतियोगिता जीती है। भारत में जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, इसको कौन जारी करता है? इसको नीति आयोग जारी करता है। नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग बनाया गया था। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये स्थापित किया गया 2021 में। 2021 में जो कि गरीबी को यहाँ पे मापता है। ठीक है, तो ये थे यार 2025 क्वेश्चंस। और आई थिंक आपको यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ी सी, आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा यार, और सपोर्ट भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।